हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स में जो कि चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हमारी गॉस की प्रमेय की अनुप्रयोग है, जो कि इसके पहले हमने इसके 2 अनुप्रयोग पढ़ रखे हैं। आप लोगों ने अगर वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले वो देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग ही है अनंत विस्तार की समतल चादर, जो कि आवेशित होगी अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक समतल चादर बनाते हैं जो कि अनंत विस्तार की है। कहने का मतलब है कि ये इधर की तरफ भी अनंत विस्तार की है, इधर की तरफ भी अनंत विस्तार की है, और चारों तरफ ये क्या है, अनंत विस्तार की है। तो फिलहाल हमने मान लिया कि ये एक चादर है जो अनंत विस्तार की है, ठीक है। अब इसी के कारण हमें क्या करना है, और जो कि आवेशित है, तो हम मान लेते हैं इस पर जो आवेश है वो क्या आवेश है, धनावेश है। इसी के कारण हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो हमारी ये चादर है, इस पर समान रूप से इस दिशा में जो है वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक है। इस पर यहाँ पे अब मान लेते हैं इस चालक के कोई बिंदु ले लेते हैं, चालक जो कि है तिरछा रखी हुई सीधी। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ये जो चालक है वो खड़ी रखी हुई है सीधी। तो हम मान लेते हैं इसके यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P है। ये मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप सभी को पता है कि गॉस के प्रमेय में क्या होता है, कि गॉस के प्रमेय क्या होता है कि जो भी हम डेरिवेशन करते हैं उसमें हमें एक बंद पृष्ठ की जरूरत होती है, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। हमें एक बंद पृष्ठ बनाना होता है जिसके गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। चूँकि ये चादर जो है अनंत लंबाई की है, तो इसके ऊपर से हम बंद पृष्ठ नहीं बना पाएंगे। तो हमने इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है। यहीं पे हम मान ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी हमने मान ली ये है, ठीक है। अब इस बिंदु पर निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है पिछली क्लासों में, जिस बिंदु पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वो हमारा बंद पृष्ठ में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस बिंदु को हम एक बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो मान लेते हैं जो इस पे जो गॉसियन पृष्ठ का निर्माण किया है वो हमने एक बेलनाकार किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, इसमें जो हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे वो क्या होगा, बेलनाकार होगा। अब ये चादर क्योंकि लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र है वो चादर के लंबवत लग रहा है, तो ये जो बेलन है वो उस तरफ भी दिखाई देगी। तो मान लेते हैं जो चादर का दूसरी सिरे पर जो बेलन है वो इस प्रकार दिखाई देगी, ठीक है। तो ये हमारी एक बेलनाकार छड़ होगी जिसको हमने गॉसियन पृष्ठ के द्वारा बंद कर रखा है बिंदु P को। अब इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चूँकि ये एक छड़ है तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सभी बिंदुओं पर एक ही जैसा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस छड़ को पहले कुछ खंडों में विभाजित करते हैं। मान लेते हैं इसका एक खंड P है, यहाँ पर ये इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं A है। अब क्या करते हैं, इसका छोटा सा खंड लेते हैं, छोटे से खंड का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं DA है, और जिसकी दिशा हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ ही ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसका अगर आप तो वो देखेंगे लंबवत के क्षेत्रफल के लंबवत A होता है, तो DA इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है। अब इधर भी एक बिंदु है, इस बिंदु पर भी हम एक छोटा सा खंड मान ले रहे हैं, उसको बिंदु का नाम दे रहे हैं Q। इस पर भी एक हमारा जो अल्पखंड होगा वो क्या होगा, DA होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसकी तरफ है, तो यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हमारी हो गई, ठीक है। लगभग एक ही दिशा में, विपरीत दिशा में है, इसका मतलब इनके बीच कोण कितना होगा, 180 अंश का कोण होगा, ठीक है। एक cos 180 में भी वैल्यू 1 होती, यहाँ पे एक ही दिशा में, तो कोण क्या होगा, 0 अंश होगा। फिर इस प्लेट के ऊपरी हिस्से पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये वक्र पृष्ठ हिस्सा होता है बेलन का। यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो वैद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। हम वैद्युत फ्लक्स हर जगह निकाल रहे हैं, लेकिन वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो सभी जगह पर एक होगा, इसलिए हम कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो मान ले रहे हैं ये PQ, और ये दूसरे बिंदु मान ले रहे हैं N। यहाँ पर अगर विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये छोटा सा खंड हमने लिया हुआ है ऊपर ये वक्र पृष्ठ का, इसका DA जो होगा इसके लंबवत होगा, यानी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसमें इसके लंबवत लिया था तो सामने की तरफ आया था E की तरफ, इसमें जब लिया था तो इधर की तरफ आया था। जब वक्र पृष्ठ में लेंगे तो वो ऊपर की तरफ आएगा, और जो कि DA के साथ जो कि हमारा वैद्युत क्षेत्र E है, इसके साथ जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा। तो इस लेक्चर में हम आप लोगों ने देखा, अभी तक हम खाली एक छोटा सा खंड मानते थे। यहाँ पे हमारे जो खंड हुए हैं वो कितने हुए हैं, 3 खंड हुए हैं। इसलिए हमें इन तीनों खंडों के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा, जो कि मान ले रहे हैं जो कि हमारा कुल तीनों खंडों के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई E है। जो कब आएगा, जब हम एक खंड यहाँ पे कौन सा निकाल लेंगे, फाई P का निकाल लेंगे, फाई Q का निकाल लेंगे, और फाई N का निकालेंगे, तब जाके हमारा कुल वैद्युत फ्लक्स आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाई P, फाई Q, फाई N निकाल लेते हैं। ये कुल वैद्युत फ्लक्स इसके भी हैं,
तो यहाँ पे हम 5P निकालने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे 5P निकालने के लिए सबसे पहले इस अल्प के लिए निकालना होगा। अल्प के लिए हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, d5P होगा। ठीक है, वो क्या होता है, EDA, क्योंकि हम अल्प के लिए निकालेंगे इतने से हिस्से के लिए, इतने के लिए निकाल लेंगे तो हम पूरा निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे तो हमारा 5P आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इतने के लिए निकाल रहे हैं, तो EDA और इनके बीच में एंगल क्या है, ये P वाले के लिए 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 0। तो d5P की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, EDA। ये हमारा छोटा सा वैद्युत फ्लक्स आ चुका है। अब हमारे कुल वैद्युत फ्लक्स चाहिए 5P, तो क्या करेंगे, 5P निकालने के लिए हम इस वाले का समाकलन कर देंगे। बस इतना ही करना है। तो 5P का मान यहाँ पे d5P का मान क्या रखेंगे, EDA रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5P। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस तरफ हम निकाल लेंगे 5Q। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार यहीं पे निकाल लेते हैं, कहीं पे मान लेते हैं दूसरा हम निकाल रहे हैं 5Q। तो 5Q निकालने के लिए भी हमें पहले एक छोटे से हिस्से का निकालेंगे। तो ये हमारा जो छोटे से हिस्से का निकालेंगे तो d5Q निकलेगा। इसके लिए EDA और जो एंगल होगा वो क्या होगा, cos 180 होगा। तो cos 180 की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये कितना आएगा, EDA। अगर हमने DA क्यों लिया, क्योंकि हमने छोटे से खंड के लिए निकाले। अब पूरे के लिए निकालेंगे तो समाकलन कर देंगे, यानी हमारा 5Q जब आएगा तो छोटे वाले का d5Q वाले का क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। और d5Q की वैल्यू कितनी है, EDA। जिस प्रकार हमारा 5Q भी आ गया। तीसरा हम देखते हैं, यहाँ पे हम अपना निकालते हैं 5N। इस पूरे से वक्र पृष्ठ के लिए नहीं निकालते हैं, छोटे से के लिए निकालते हैं। फिर क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो पूरे के वक्र पृष्ठ के लिए आएगा, क्योंकि ये बेलन का वक्र पृष्ठ हिस्सा है। तो यहाँ पे हम d5N निकालते हैं, तो वो भी EDA। लेकिन यहाँ पे एंगल देखें, DA ऊपर की तरफ है, E इधर की तरफ है, तो एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पे cos 90 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 0 होती है तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा आया है। अब पूरा सा वैल्यू प्लस N निकालेंगे तो भी हम समाकलन करेंगे d5N का, और d5N की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इस प्रकार 5N की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमें तीनों वैल्यू ज्ञात हैं, हम यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो हमारा पूरा कुल वैल्यू आ जाएगा। तो आइए इसी फॉर्मूले में हम रखते हैं 5E में। देखिए यहाँ पे 5P की वैल्यू कितनी है, ये समाकलन EDA। तो यहाँ पे 5Q वैल्यू समाकलन EDA प्लस 5Q की वैल्यू कितनी आई है, समाकलन EDA, यानी समाकलन EDA रख देंगे। और 5N की कितनी आई है, 0 आई है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5EDA सेम है, तो यहाँ पे जो EDA हो जाएंगे समाकलन के वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे DA वाला हिस्सा अंदर रहता है, हमने आपको बताया था जिसके साथ D होगा वही चीज़ अंदर रहती है, बाकी चीज़ बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे E बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन DA। अब यहाँ पे ये A का मतलब ये छोटा सा क्षेत्रफल है, हमें चाहिए कुल क्षेत्रफल। क्योंकि ये चादर अनंत लंबाई की है इसलिए इसका हमें आकार नहीं पता है, तो इसका जो क्षेत्रफल है हम वो A ही ले लेंगे, यानी DA की जो वैल्यू है वो हम क्या ले लेंगे, A ही ले लेंगे। तो यहाँ पे 2EA हो जाएगा। आप यहाँ पे लिख भी लेना है कि DA की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेना है, क्योंकि अनंत विस्तार की हमें पता नहीं है चादर आयत की है या वर्ग की है, किस प्रकार की है, तो इसलिए हम DA की वैल्यू क्या ले लेंगे, A। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। फिर हम गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे। गॉस की प्रमेय आप सभी को पता है, फाई बराबर क्या होता है, Q बट्टे क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को याद रखना, कोई अगर कोई चादर दी जाए आयताकार या किसी प्रकार की चादर दी जाए, उसका क्षेत्रफल A हो और उसके अंदर मान लेना अगर आवेश क्या है, Q आवेश है, तो उसके अंदर एक पृष्ठ घनत्व आता है न्यू, जो कि न्यू बराबर क्या होता है, Q बट्टे A। कंडीशन क्या है, कोई अनंत लंबाई की चादर होनी चाहिए जिसका क्षेत्रफल A हो तथा उसके अंदर जो आवेश हो क्या होना चाहिए, प्लस Q आवेश होना चाहिए। तो उसके लिए पृष्ठ घनत्व यानी न्यू को क्या कहते हैं, हम न्यू को कहते हैं पृष्ठ घनत्व। तो वहाँ पे एक पृष्ठ घनत्व आएगा जिसे न्यू बराबर Q बटे A कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, Q बराबर आ जाएगा न्यू इंटू A। तो इस फॉर्मूले में हम Q की जगह क्या रख देंगे, न्यू A बटे एप्सिलॉन 0। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2। अब आप देख सकते हैं समीकरण 1 से फाई ई का मान 2EA समीकरण 2 में हम रख सकते हैं। तो यही फाई ई का मान समीकरण 2EA इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे फाई ई की जगह क्या हो जाएगा, फाई की जब क्या हो जाएगा 2EA बराबर क्या है, न्यू A बटे एप्सिलॉन 0। इधर से A कट जाएगा और ये 2 गुणे में है, ये अपॉन में चला जाएगा। तो E बराबर आ जाएगा न्यू बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो यही हमारा समतल अचालक प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। आप सभी लोग इसको एक बार देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स में।
यहाँ पे लिखा हुआ माना आनंद विस्तार के समतल चादर प्लेट ABCD एक तल पर धनावेश समान रूप से सारी प्लेट पर धनावेश था। माना स्थल के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा न्यू थी। ठीक है, माना आवेशी तल से r दूरी पर एक बिंदु P जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने आप सभी को बताया था, इसमें हमने इसी चादर से r दूरी पर एक बिंदु P लिया था, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। फिर हमने बिंदु P पर समतल पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स d फाई P निकाला था। ठीक है, जो कि E दिया था। फिर हमने Q पर निकाला था, फिर हमने N पर आपको निकाल के दिखाया था। फिर तीनों को हमने क्या किया था, तीनों को गॉसियन प्रश्न में तीनों को ऐड किया था। 5P कब निकलेगा, जब हम छोटे वाला का क्या करेंगे, समाकलन, यानी कुल 5P निकालना है तो जो d5P है उसका क्या होगा, समाकलन होगा। और डी समाकलन करेंगे d5 की क्या आएगी, ED आएगी। इसी तरह 5Q की रखी, 5N की रखी। फिर ये सेम थे, जुड़ गए थे। इसमें E बाहर हो जाएगा क्योंकि D के साथ वाली चीज़ अंदर रहती है, बाकी चीज़ बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने एक समीकरण 1 बनाई थी। फिर गॉस की प्रमेय अप्लाई की। फिर हमने कहा था कि समतल चादर A है, आवेश Q है, उसके कारण हमारा प्रतिगण न्यू आएगा। न्यू बराबर Q/A होगा, तो Q बराबर न्यू ए यहाँ से रख देंगे। तो जहाँ पे Q था वहाँ पे हमने न्यू ए रखा। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व किया तो यहाँ से हमारा E बराबर निकल के आया न्यू/2ε0। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।